Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit Kumar. आइए सर, स्वागत है आपका. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कौन कौन है भाई ऑनलाइन? जो लोग भी ऑनलाइन हैं एक बार सामने आए. कौन कौन है ऑनलाइन? बोलिए. हेलो. कौन कौन है ऑनलाइन? ऑनलाइन कौन कौन है? बोलो भाई. कोई नहीं है ऑनलाइन. दो लोग ऑनलाइन शो कर रहे हैं. कौन कौन है सामने आए? डिम्पल. वेरी गुड इवनिंग डिम्पल. और कौन है भाई? जितने लोग भी उपस्थित हैं. ओके. जितेंद्र गुड इवनिंग. मेरी तरफ से आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं. और मैं भगवान से दुआ करूंगा, भगवान कृष्ण से, कि आपके जीवन में खुशहाली लाए और जिस उम्मीद और जिस जुनून के साथ आप आगे बढ़े वो आपके लाइफ में हासिल हो और वो आप टारगेट अचीव करें. तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा. दो लोग अभी आपको. ठीक है. थैंक यू. सेम टू यू डिम्पल. आइए. आइए सर, क्लास शुरू करते हैं. धीरे धीरे लोग आते रहेंगे. कल बीच में ही इंटरप्ट हो गया था. एक्चुअली क्या है, लाइट चली गई थी. लाइट चली जाने की वजह से वो क्लास वहीं ऑफ करनी पड़ी. तो इसलिए कल की क्लास बीच में ही ऑफ हो गई थी. ठीक है. ओके. रजनीश. अच्छा, आर के से रजनीश हैं. ठीक है रजनीश. ओके. तो आइए कल शुरू करते हैं क्लास आज की. और देखते हैं कल अपन लोगों ने कहाँ तक कर लिया था जी. ये 102 किया था ना डिम्पल? 102 कर लिया था शायद हमने, है ना? हाँ. उसके बाद अब बढ़ते हैं हम लोग 103 पर. क्वेश्चन नंबर 103. निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद समाप्त नहीं हो सकता है? बताओ. ड्यूरिंग इमरजेंसी कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो सकता है? बताओ डिम्पल. डिम्पल बताएं, रजनीश बताएं. जो लोग भी उपस्थित हैं. एक और आदमी कोई आ गया है भाई. एक और आदमी है कोई जो आया है. तीन लोग हैं. आंसर दे. 103 का. 103 का आंसर क्या है? डिम्पल ने सही आंसर दिया है. 103 का राइट आंसर है अनुच्छेद 21. ये अनुच्छेद है, इसको हम बोलते हैं प्राण एवं दैहिक या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है. ये आर्टिकल 21 है. ये आर्टिकल आप देखेंगे जब भी प्रेसिडेंट देश में इमरजेंसी लगाता है, आपातकाल. आपातकाल में कौन से? तो अनुच्छेद 352. अनुच्छेद 352 के तहत दो तरह के इमरजेंसी लगाए जा सकते हैं. एक तो आर्म रिबेलियन, मतलब सशस्त्र विद्रोह. और दूसरा है, आप देखेंगे, एक्सटर्नल अटैक. ठीक है. एक्सटर्नल अटैक मतलब बाह्य आक्रमण. तो अगर इन दोनों कंडीशंस में से किसी भी कंडीशन के आधार पर अगर देश में इमरजेंसी लगता है तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं. मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपके पास नहीं रहेंगे. ये फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है? तो प्राण मतलब आपका जीवन और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सोना उठना बैठना. ठीक है. ये सब, ये चीज के मतलब, ये मान लो कि जिंदा छोड़ के तुमको और बाकी तुम्हारे साथ कोई भी, मतलब सारे तुम्हारे राइट्स खत्म हो जाएंगे. धर्म का, कोर्ट में अगेंस्ट अपील करने का, ठीक है, अपनी जीविका चलाने का, बोलने का, लिखने का, ये सारा खत्म हो जाएगा आपका. तो ये सिर्फ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छोड़ के
लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो आर्टिकल 21 में मेंशन है, और उसको छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल समाप्त कर दिए जाते हैं जब देश में इमरजेंसी लगती है। ठीक है, तो ये राइट आंसर इज सी, आर्टिकल 21। क्लियर? आ गई बात समझ में? आई कि नहीं? ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या है जी? तो अनुच्छेद 20 कह रहा है अपराधों के संबंध में अपराधों के दोष सिद्धि से संरक्षण। और अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है जी? तो अनुच्छेद 17 कह रहा है कि अस्पृश्यता से उन्मूलन, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 19 क्या कहता है? तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये जो चारों आर्टिकल हैं ये अलग अलग हैं जो अपने को डिफाइन करते हैं। तो हमारा जो आंसर था वो था सी, अनुच्छेद 21। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। और ये जो मैंने अभी बताया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के, राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये हमने लिया है जर्मनी से बॉस। जर्मनी से हमने लिया था कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की जो मौलिक अधिकार जो संबंधी शक्तियां हैं प्रेसिडेंट की, ये हमने लिया है जर्मनी से। और उसी इसी अधिकार के तहत आप देखेंगे ये आर्टिकल 21 मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग नवीन और इकबाल, जो लोग भी उपस्थित हुए उनको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 104। अगला क्वेश्चन 104 कह रहा है कि क्लास कब से स्टार्ट हुई है? अभी हुई है 5 मिनट पहले, 5-10 मिनट हुए हैं क्लास स्टार्ट हुए को, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इकबाल। ठीक है चलिए अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4। 104 का आंसर निम्नलिखित में से किस एक राज्य का अलग संविधान है? बताओ भाई, सभी लोग बता देंगे इसका आंसर? सभी लोग बता सकते हैं इसका आंसर? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। मेरे लाल, नवीन, डिम्पल, इनमें से कोई नहीं। लेकिन तब तुम लोग कहोगे कि सर ये तो जब क्वेश्चन पूछा गया था तब तो जम्मू एंड कश्मीर से वो आर्टिकल नहीं हटा था। राइट नाउ ये नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो हम उसके हिसाब से अभी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से राइट आंसर सी होगा, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। आप लोगों को आर्टिकल 370 की इतिहास के बारे में मालूम है और आर्टिकल 35 के बारे में। इसमें आपको, आपने अमित शाह का स्टेटमेंट सुना होगा, आर्टिकल 370 का पहला क्लॉज छोड़ के, मतलब आर्टिकल 371 या क छोड़ के, कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, उसको छोड़ के बाकी इसके जितने भी सब क्लॉज थे वो सारे हटा दिए गए। ठीक है, सिर्फ आर्टिकल 370 का या ए को छोड़कर बाकी सारे क्लॉज हटा दिए गए हैं। और साथ में 35 ए भी, 35 ए वहां के लोगों को सिटीजनशिप के तहत विशेष अनुमति देता था, का मतलब जम्मू कश्मीर से बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पर आके जमीन नहीं खरीद सकता और ना ही रेजिडेंस बच सकता है। समझ में आ रही बात? और 370 के तहत उनको विशेष एक अलग संविधान बनाने, चुनाव लड़ने, सरकार बनाने का अधिकार था। और वह हमारे देश की कैग भी उनके अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो कई सारे विशेषाधिकार दिए गए थे, वो विशेषाधिकार सारे खत्म कर दिए गए, जिसको हम स्पेशल स्टेटस बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के था, बट अभी ये किसी के पास नहीं है, सबके पास वही सामान्य स्टेटस है। अब जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट्स में बांट दिया गया यूनियन टेरिटरी में, एक तो जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख श्रेणी। तो ये दोनों ही यूटीज हो गए और इन पर सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की का कंट्रोल है। यहाँ के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, जो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन और उसके सुझाव पर वहां शासन करती है और डेवलपमेंट का काम करती है। क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भाई क्लियर? ये हुआ क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? डिम्पल, नवीन, रजनीश, इकबाल, चलिए बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन 105, 105 नंबर का क्वेश्चन बात करते हैं। 105 कह रहा है संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सेवाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। 1 करोड़ का सवाल है। जो भी इस पर आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 1 करोड़ में नहीं तो एक खूबसूरत सा इनाम जरूर मिलेगा आज, और मैं उसको जरूर ये इनाम दूंगा, और आप शायद करोड़पति बनने की पहली श्रेणी में शामिल भी हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं वो इसका आंसर देंगे 101%। बताइए। इकबाल, इकबाल ने सी आंसर लगाया है। और कौन बताएगा? बताओ फटाफट। डिम्पल, आंसर दो। 105 का आंसर। इकबाल, अभी आपने सी लगाया था, अब आप डी लगा रहे हैं। क्या कहानी है जी आपकी? सी बताया है डिम्पल। अच्छा, तुमने सी बताया नहीं, इकबाल ने लगाया है डी। पहले सी बताया था, उसके बाद अब डी बताया। बताइए, बताओ। डिम्पल वेरी गुड। पहले सी इकबाल आपका सही था। अनुच्छेद तीन, अनुच्छेद 335। अरे ये क्या हो गया? हम्म अनुच्छेद 335 जो है वो SC ST के रिगार्डिंग विशिष्ट सेवाओं के लिए ये आर्टिकल दिया गया अनुच्छेद 335 में, और इसमें कहा गया है कि संविधान में जो भी SC STs हैं उनकी सेवाओं से संबंधित प्रावधान, मतलब उनका प्रमोशन, उनके अपॉइंटमेंट, उनकी सैलरी हाइक करना, तो उन सभी प्रबंधों के लिए अनुच्छेद 335 में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 335 जो है SC ST के रिलैक्सेशन से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, अब आंसर दीजिए 106 का। केंद्र एवं राज्य सरकार की विधायिका जिसमें दोनों सम्मिलित हैं, बताइए कौन सी सूची में है। मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो कौन सी सूची है जिसमें वर्णित विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। बताइए, देख के बता रहा हूं। बताइए राइट आंसर। ओहो रजनीश, आग लगा दिया तुमने, नवीन भी, बिमल ने भी। राइट आंसर इज डी, समवर्ती सूची। वेरी गुड, आप सभी लोग को मालूम होगा 3 तरह की सूचियां होती हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 तरह की सूची है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और इस पर दोनों ही बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों। लेकिन अगर किसी, मान लीजिए किसी वजह से किसी दोनों ने किसी एक ही सब्जेक्ट पर कानून बना दिया, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया है वही कानून मान्य होगा। ठीक है, क्लियर हुआ जी? तो राइट आंसर इज समवर्ती सूची। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। बताइए, 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ये पूछ रहा है किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बताइए। नवीन बता रहे हैं सी, डिंपल ने भी बताया है सी, और राम प्रवेश ने भी बताया है सी। ठीक है, तो सी आपका आंसर 100% सत्य है। क्या भाई? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत यहां पर ये पार्ट 4 में ए जोड़ा गया, और आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 51 में ए जोड़ा गया। ये दोनों ही चीजें इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर एक सरप्राइज क्वेश्चन, कि ये जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। बताइए। मैं एक यहाँ सरप्राइज क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर दीजिए आप लोग जो भी ऑनलाइन है, कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। वेरी गुड डिम्पल,
वेरी गुड नवीन। और ये बता दो कि किस समिति की सिफारिश पर, मतलब किस समिति के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर इसे संविधान में जोड़ा गया। वेरी गुड इकबाल। उस समय यूएसएसआर थी था। सरदार, बिल्कुल, स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में थे, तो स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी और स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश करी थी। इसके आधार पर आप देखेंगे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब एक और सवाल बता दीजिए, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। इकबाल, नवीन, डिम्पल। वर्तमान में, और जब जोड़ा गया था संविधान में तब ये कितनी थी। जब संविधान में जोड़ा गया था तब कितना था। वेरी गुड। उस समय 10 थे और वर्तमान में 11 हैं। चलो अभी एक और क्वेश्चन का जवाब बता दो। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय है। क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय है। नहीं है। ठीक है। अगर कोई नहीं मानता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। इसके रिगार्डिंग अपन ने पहले डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। चलिए, ये तो मौलिक अधिकार की सारी बातें हो गई। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप करने की स्थिति में हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। 108, निम्नलिखित में से किसे बिना महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। बताइए। बिना महाभियोग के, बिना महाभियोग के किसको हटाया जा सकता है जी। रॉन्ग आंसर डिम्पल। डिम्पल रॉन्ग आंसर है। सोच के बताओ तुम लोग, आराम से सोच के बताओ। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मुझे पता है इसका आंसर तुम लोग के पास है। मेरे लाइव डिले चल रहा है सर। डिले चल रहा है इकबाल। डिले क्यों चल रहा है, आपका नेट स्लो होगा इसलिए डिले चल रहा है। अब सही है। रजनीश और इकबाल ने भी और डिम्पल ने भी सही आंसर दिया है। राइट आंसर इज डी होगा, राज्य का राज्यपाल। क्यों भाई, तो इसके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में के निवेदन पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगता है, इसको हटाया जाता है राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर। और इसको, इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं होता है, कहीं कोई कंप्लेन अपील कुछ नहीं होता है। सीधे राष्ट्रपति, किसके, प्रधानमंत्री के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति इसको हटा सकता है या किसी दूसरे राज्य का गवर्नर नियुक्त कर सकता है। ठीक है। तो 108 का राम प्रवेश गलत है आपका। 108 का जो राइट आंसर है वो है डी। 108 का राइट आंसर डी। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या। इकबाल आप क्या 108 का ए लिख रहे हो, राम प्रवेश भी ए लिख रहे हैं। ए आंसर नहीं होगा, राइट आंसर 108 का डी है। आप दोनों को समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है, रिप्लाई करें मुझे। आप दोनों को समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है तो बताएं मुझे। सबको समझ में आ गया जी। सबको समझ में आया कि नहीं। हाँ ना बोलिए। बोलो। ठीक है। ओके। चलिए अब कंफर्म हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। कौन से मौलिक अधिकार है जी, किसमें है, आंसर बताओ। सबको पता होगा इसका आंसर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। बताइए आंसर इसका, बताइए आंसर इसका सब लोग, सब लोग बताएं। ठीक है। राइट आंसर इज बी, संविधान का भाग 3।
जो है उसमें 12 से 35 जो आर्टिकल है वो है मौलिक अधिकार का। ठीक है, तो 109 का राइट आंसर क्या है? बी है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। 110, 110 का आंसर, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है। विधानसभा के विघटन होने पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, राष्ट्रपति शासन की राज्य में सिफारिश करेगा, विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेगा। बताइए 110 का राइट आंसर बताओ। 110 का राइट आंसर बताओ। राइट आंसर इज बी। अभी इस चारों को डिफाइन करेंगे अपन कैसे हैं। सबसे पहले विधानसभा के विघटन होने पर, विघटन का मतलब विधानसभा डिसॉल्व हो गई, तो विधानसभा जब डिसॉल्व होती है तो सरकार बर्खास्त हो जाती है। जैसे ही सरकार बर्खास्त होती है सारा पावर गवर्नर के पास आ जाता है, और फिर वो जो भी जिसके पास मेजोरिटी है उस पार्टी को इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए, नहीं है तो फिर रिकमेंड करता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो विघटन होने पर वो अपने मन से डिसीजन लेता है। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, बिल्कुल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर ही वो राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और बिना उनके सिफारिश के वो अपने मन से किसी भी व्यक्ति को नहीं चुन सकता। ठीक है। सी की बात करें तो राष्ट्रपति शासन की राज्य में सिफारिश करेगा। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश वो अपने मन से करता है, उसके लिए उसको मंत्रिपरिषद से सलाह लेने के लिए वो बाध्य नहीं है। क्यों भाई? तो मान लो अगर देखो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो दो तीन कंडीशंस में लगता है। ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति शासन किन कंडीशंस में गवर्नर रिकमेंड कर सकता है। पहला कंडीशन कि मान लीजिए किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली सरकार बनाने के लिए, ठीक है, तो फिर या तो अगला चुनाव होगा। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे गवर्नर केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिलने की कंडीशन में गवर्नर की सिफारिश के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति शासन लगाती है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मान लो त्रिशंकु सरकार हो, त्रिशंकु और किसी ने गठबंधन करके सरकार बनाया, लेकिन उसकी सरकार बीच में ही गिर गई और फिर किसी के पास भी इतना बहुमत नहीं है कि वो सरकार बना सके, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लगता है। और तीसरी कंडीशन है कि मान लो बीच में ही अल्पमत घोषित हो जाए और सरकार गिर जाए, मतलब सरकार बनी लेकिन 2 साल 3 साल के बाद ही डिसॉल्व हो गई और फिर बहुमत नहीं है, तो ये कंडीशन होती है राष्ट्रपति शासन लगाने की। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन में राज्य में सिफारिश करेगा, उसके लिए वो मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेगा। पुनर्विचार के लिए भेजने का मतलब ये है कि मान लो कोई विधेयक आया और वो पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है, लेकिन अगर एक बार भेज दिया तो उस पर उनका सिग्नेचर मस्ट हो जाएगा। उनका सिग्नेचर, गवर्नर का सिग्नेचर मस्ट हो जाएगा, उनको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है राइट आंसर, इसका बी होगा। ये चारों ऑप्शन समझ में आ गए सबको? चारों ऑप्शन सबको समझ में आ गए जी? क्लियर हो गया है? हो गया क्लियर सबको? इकबाल, राम प्रवेश, नवीन, क्लियर हो गया सबका? हाँ ना बोलो भाई। चलिए
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 ट्रिपल वन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, बताइए। 111 का आंसर बताओ। 111 का आंसर बताओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। 111 का 111 का राइट आंसर दो। बताइए। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर ए है इसका, 111 का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बिहाफ पर 1774 में आप देखेंगे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष बने एलिजा इम्प्रे। ये वारन हेस्टिंग्स का दोस्त था, एलिजा इम्प्रे, जो इसका पहला न्यायाधीश बना था, ठीक है। तो 111 का ए है। चलिए अभी एक सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप। मान लो अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई गड़बड़ी हुई हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसकी जांच कौन करेगा, उस पर उसका निर्णय कौन लेगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन से जुड़ी हुई गड़बड़ियों का निर्णय कौन लेगा। वेरी गुड। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड। अच्छा एक चीज और, मान लो कोई राष्ट्रपति बन गया और उसने कुछ उसके बनने के बाद 1 साल तक रहा या 6 महीने तक, और उसके बाद उसका इलेक्शन रद्द कर दिया गया और उसको पद से हटा दिया गया, तो उस दौरान अपने कार्यकाल के दौरान जो उसने काम किया वो इलीगल होगा या लीगल होगा, बताइए, जवाब दीजिए। और लोग आंसर करें भाई, और लोग आंसर दें। नवीन, इकबाल, रजनीश, बताओ। बिल्कुल लीगल होगा। उस दौरान उसने अगर कोई भी काम किया है तो उसको लीगल माना जाएगा, और उस पर कोई कार्रवाई मतलब उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी भले ही उसका इलेक्शन रद्द हो जाए लेकिन वो लीगल माना जाएगा। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112, बताइए। 112 बताओ आंसर। पंचायती राज संस्थाओं का स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, बताओ भाई। नवीन क्या लिख रहे हो? इंजीनियर्स एकेडमी की जीएस वाली बूल में पॉलिटी नहीं है, क्या लिख रहे हो? नवीन क्या लिखा है तुमने ये? नवीन भूल नहीं, कौन सी बुक में पॉलिटी नहीं है? इंजीनियर्स एकेडमी कौन सी बुक में पॉलिटी नहीं है नवीन? जो बुक मिली तुम लोगों को उसमें पॉलिटी नहीं है।
जीएस वाली बुक तुम लोग को मिली है क्या ऑनलाइन में? जीएस वाली कोई बुकलेट मिली है क्या? कि वो किताब मिली है जो कि किताब गई है मैनुअली? अरे इसके दो पार्ट हैं, पहले वाले पार्ट में नहीं होगा, दूसरे पार्ट में होगा ये। ये सर ऑफलाइन सेंटर वाली बुक है, ओके ओके। तो दो पार्ट है ना इसके, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट टू में है ये पॉलिटी, ठीक है। पार्ट टू में नवीन पॉलिटी है, पार्ट वन में नहीं है, ठीक है, इसलिए। चलिए देखो इधर। अच्छा अभी मिली नहीं है, कौन से सेंटर पे थे नवीन तुम? कौन से सेंटर पे एडमिशन लिया था? इलाहाबाद, ओके। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आंसर दीजिए। 112, 112 का आंसर दो। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे 243 में ए से ओ सब क्लॉज जोड़ा गया, और पार्ट 9 और उसके बाद शेड्यूल में 11th शेड्यूल जोड़ा गया, मतलब अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और इसके तहत पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भाई आप जानते हैं कि भारत में पहली पंचायती व्यवस्था 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में स्थापित की गई थी, सबको मालूम है। और ठीक 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के उतनूर में इसकी स्थापना की गई। तो उस समय क्या इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिया गया था? बिल्कुल। उस समय पंचायतों की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन इन्हें संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक प्रावधान नहीं दिए गए, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो सरपंच है या मुखिया है वो उसी पोस्ट पर पड़ा हुआ है। तो कहा गया कि भाई अगर हम इन्हें संवैधानिक अधिकार नहीं देंगे तो ये काम कैसे करेंगे। तो फाइनली आप देखेंगे 1992 में ये स्वीकार किया गया और एक संशोधन किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और इसके तहत इसे संविधान में जगह दी गई। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और साथ में 243 में ए से ओ सब क्लॉज जोड़ा गया और जोड़कर इन्हें ये संवैधानिक अधिकार दिए गए। ऐसे ही इसके समानांतर इसी का अगला अमेंडमेंट किया गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993। और इस एक्ट के तहत जो अर्बन बॉडीज हैं, जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं, नगर निगम, उनको अधिकार दिए गए। तो उसको 3 लेवल पर डिवाइड किया गया। कौन कौन? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंच नहीं, जो कस्बे होंगे वहां पर नगर पंचायत होगा। उसके बाद जो नॉर्मल सिटी होंगे होगा नगर पालिका, और जो बड़े शहर होंगे उनके लिए नगर निगम होगा, ठीक है। ऐसी व्यवस्था की गई और उनमें 9 में ए जोड़ा गया और ओ पी से जेड तक सब क्लॉज जोड़े गए 243 में, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई नगर पालिका के लिए, ठीक है। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू अर्बन बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए, और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर ये ग्राम पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए गए। तो ये दोनों ही बातें आप ध्यान में रखिएगा। आई बात समझ में? अच्छा, उसके बाद पंचायतों में बलवंत राय मेहता कमेटी की त्रिस्तरीय सुझावों को स्वीकार किया गया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय सुझाव थे बलवंत राय मेहता के, उनके सुझाव को एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा, ये जरूरी है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113। 113 का आंसर दो।
113 का आंसर दीजिए। क्षमादान संबंधी शक्ति किसे दी गई है? बताओ। सबके आंसर सही है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे सजा की प्रकृति को बदलना, सजा की अवधि को कम करना, पूर्णतः मुक्त करना और फांसी से मुक्त करना। तो आप देखेंगे फांसी से मतलब सजाए मौत से माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को ही है। इसके अलावा ये राइट किसी को नहीं है। इसके अलावा सैनिक न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को भी आप देखेंगे राष्ट्रपति माफ कर सकता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए क्षमा को रिव्यू किया जा सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट में? बताइए। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए क्षमा को रिव्यू किया जा सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट में? आंसर बताइए। बिल्कुल। ये फाइनल स्टेज है। अगर राष्ट्रपति ने किसी को क्षमादान दे दिया तो रिव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनल कोर्ट से आदेश आने के बाद ही राष्ट्रपति के पास क्षमा याचना जाती है। ठीक है। तो आप दोबारा इसको रिव्यू नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 114। 114 का आंसर बताओ। भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताओ। ये नवीन जो आती है ना, वो मोटी वाली किताब जिसमें सब 10 ईयर्स का पेपर होता है, उससे लिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, और उसका एक कलेक्शन तैयार किया है। 10 सालों में जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका कलेक्शन तैयार किया है हमने, और 500 क्वेश्चन। तो उसमें तो मुश्किल से 100-150 ही क्वेश्चन है, लेकिन हमने और सोर्स से डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है उसके और क्वेश्चन मतलब 350 क्वेश्चन तैयार किए। टोटल 500 क्वेश्चन पर अपन डिस्कशन करेंगे पॉलिटी के। जैसे हिस्ट्री के अपन ने 500 पे किए ना, वैसे ही यहाँ पॉलिटी के क्वेश्चंस के 500 पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 315। अच्छा मुझे ये बताओ कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। और ये अपना राष्ट्रीय एक ये अपना एनुअल प्रतिवेदन किसको देते हैं? वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं ये लोग? यूपीएससी में कितने अध्यक्ष कितने मेंबर होते हैं? यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं? यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं? बोलो। नहीं पता सर। आर्टिकल 315 कहता है एक अध्यक्ष होगा, एक चेयरमैन और 10 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अदर मेंबर्स। और एनुअली ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं कि क्या क्या किया इन्होंने। ठीक है, प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अभी अभी यूपीएससी का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, मैंने करंट में बताया था। कोई नाम बताएगा यूपीएससी कोई? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन बता दो। मान लो कि मान लो कि कुछ और नए ऑल इंडिया सर्विसेज अखिल भारतीय सेवा जोड़नी हो या ऐड करना हो सिविल सर्विसेज की लिस्ट में, तो ये काम कौन कर सकता है? कैसे जोड़ा जा सकता है कुछ और अखिल भारतीय सेवाओं को इस लिस्ट में? बताइए। अखिल भारतीय सेवाओं को कैसे जोड़ा जा सकता है? वेरी गुड डिम्पल। मैंने बताया था, तुमको याद है, राज्यसभा बिल पास करके। बिल्कुल। आर्टिकल बता दो इसका नवीन और डिम्पल। आर्टिकल बता दीजिए, किस आर्टिकल के तहत ये अधिकार है?
आर्टिकल बताओ। हाँ हाँ, नहीं। आर्टिकल 80 तो राज्यसभा के बारे में की स्थापना की बात करता है। आर्टिकल, ओहो, 249, आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा चाहे तो अपने विशेष बहुमत से कुछ और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो आर्टिकल 249 जो है, ये डिनोट करता है कुछ और अखिल भारतीय सेवाओं को शामिल करने में। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 115, 115 का आंसर दीजिए। 115। किसने धर्म के बारे में कहा था कि आम जनता की अफीम है, मतलब आम आदमी का अफीम है। धर्म उस अफीम के समान है जो मनुष्य को पागल कर देता है। बिल्कुल राइट आंसर डी। कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था कि धर्म उस अफीम के समान है जो मनुष्य को पागल कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था सर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। गांधीवादी विचारधारा की अवधारणा की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, 116 का आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है डी, व्यक्तिगत सत्याग्रह। भाई किसी से भी अगर आपको कोई भी गिला शिकवा है या आप अपना विरोध दर्ज करना चाहते हैं, तो आप व्यक्तिगत सत्याग्रह के थ्रू आप अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। तो ये गांधीवादी विचारधारा की अवधारणा व्यक्तिगत सत्याग्रह की थी। पहले उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह ही तो किया, बाद में धीरे धीरे फिर उन्होंने सामाजिक आंदोलन में उसको बदला। राजनीतिक दल तो उन्होंने कभी बनाया ही नहीं, और धार्मिक और नैतिक से तो कोई संबंध ही नहीं है उसका। तो सबसे पहले गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप व्यक्तिगत सत्याग्रह खुद से उन्होंने सत्य के प्रति आग्रह शुरू किया। तो इसका राइट आंसर डी होगा 116 का। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 117 बताइए, निम्नलिखित में से किस अमेरिकन राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था? किस अमेरिकन राष्ट्रपति ने दास प्रथा को समाप्त किया था जी? 117, 117 का आंसर बताओ। बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर है, जॉन अब्राहम लिंकन। जॉन अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया था। ये पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने स्लेवरी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? ये रहने दो, ये क्वेश्चन छोड़ो, ये क्वेश्चन गलत है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी जगह मैं आपसे एक सरप्राइज क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा, उस सरप्राइज क्वेश्चन का। ठीक है, सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि हम्म सरप्राइज क्वेश्चन ये है कि भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है, बताओ। 4 बार। कब कब लगा है बताना डिंपल, कब कब लगा है?
कब कब लगा है? 4 बार कैसे लगा है ये भी बता दो। डेट बता दो, मुझे पता चल जाएगा। नवीन, ईयर बताओ। अभी तक आपातकाल कितनी बार लग चुका है और कब कब लगा है? 65 में डिंपल कौन सा आपातकाल लगा था? 3 बार। ये एक बार मुझे बताओ कि 71 में कहा इमरजेंसी लगी थी? 62, 71, 65 में नहीं लगा था उस समय। देखो, मैं बता रहा हूं, डिंपल कंफ्यूज नहीं होना है। 1962 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ था, नेहरू का टाइम था, तो नेहरू ने लगाया था। 65 में जब युद्ध हुआ था तो उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। उस समय इमरजेंसी नहीं लगा था। 1971 में जब दोबारा पाकिस्तान के साथ हुआ था और जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उस समय इंदिरा गांधी थी और उस समय इमरजेंसी लगा था। और तीसरी इमरजेंसी 1975 में लगी थी, इंदिरा गांधी के काल में ही, जिसमें इंटर आंतरिक अशांति के आधार पर। तो 2 बार एक्सटर्नल अटैक और 1 बार इंटरनल डिस्टरबेंस आंतरिक अशांति के आधार पर लगा है। ठीक है, तो अभी तक 3 बार ही इमरजेंसी लगा है। 65 में जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी लाल बहादुर शास्त्री के समय, उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने इमरजेंसी नहीं लगाई थी। ठीक है, क्लियर? ये ध्यान रखना, ये 3 बार ही लगा है। और ये भी पूछा है कई बार कि आंतरिक अशांति के आधार पर कब लगा और एक्सटर्नल अटैक के आधार पर कब लगा। तो एक्सटर्नल अटैक के आधार पर 2 बार, 62 और 71, ये एक्सटर्नल अटैक थे, क्योंकि एक बार 62 में तो चीन से लड़ा था आपने, और 71 में बांग्लादेश को जन्म दिया था पाकिस्तान के साथ लड़के, पाकिस्तान को हरा के। और 75 में इंदिरा गांधी खुद हार गई थी और यूपी में केस हुआ था, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, जिसमें राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था उसको गलत साबित किया था, जिसके बाद इंदिरा गांधी का जो पद है, मतलब प्रधानमंत्री का जो पद है, वो डगमगा गया था। और उसी को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, तो 3 बार इमरजेंसी लग चुकी है, 2 बार एक्सटर्नल अटैक और 1 बार इंटरनल डिस्टरबेंस। बट ये जो इंटरनल डिस्टरबेंस है, ये बदल गया वो 1978 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार इमरजेंसी के बाद गिरी, तो एक नई सरकार बनी जनता पार्टी की, जिसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 1978 में। और इस प्रोविजन के तहत नेशनल इमरजेंसी का जो ये वर्ड था, आंतरिक अशांति, उसको चेंज करके वहां पर एक नया वर्ड जोड़ा गया, आर्म रिबेलियन, अर्थात सशस्त्र विद्रोह। कि अगर जनता सिस्टम के खिलाफ आर्म्स लेके खड़ी हो जाए तो उस कंडीशन में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आंतरिक अशांति को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो ये है। तो 19, ठीक है, ये बात रही। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 119, लोकतांत्रिक समाजवादी की क्या विशेषता है? जो लोकतांत्रिक समाजवादी है उनकी क्या विशेषता है भाई? 119, जो लोकतांत्रिक समाजवादी होते हैं, ओहो, वो नेशनलिस्ट होते हैं, राष्ट्रवादी। ठीक है, बिल्कुल, उस समय मोरारजी देसाई थे। तो लोकतांत्रिक जो समाजवादी है वो राष्ट्रवादी होते हैं। ठीक है, मतलब देश में सबको एक समान अधिकार दिया जाता है, और जो डेवलपमेंट है वो बॉटम टू टॉप होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं, राष्ट्रवादी होते हैं ऐसे लोग जो लोकतांत्रिक समाजवादी होते हैं। ये कोटेशन इनकी एक विशेषता है। ठीक है, तो 119 का राइट आंसर जो है वो है सी,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120, यदि अमीर लोगों का समूह अपनी शक्ति का उपयोग समाजवाद के लिए करे तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। अगर एक अमीर लोगों का समूह अपनी शक्ति का उपयोग समाजवाद के लिए अगर करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये पॉलिटिकल वर्ड है, पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा दिया गया है। तो ऐसे समूह को हम बोलते हैं जी तरल गृह। ये वर्ड है ऑयल ग्रेसी। ठीक है, ऑयल ग्रेसी कहा जाता है इन्हें। ऑयल ग्रेसी का मतलब ये होता है कि भाई भाई मान लो अमीर आदमी है कोई, और वो चाह रहा है कि लोगों का विकास हो, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, ऐसे लोगों का विकास हो, तो उनके लिए काम करे, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे। तो इसका मतलब है कि उनके विकास के लिए काम करेगा, मतलब उनको भी अपलिफ्ट करना चाहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पॉलिटिकल लैंग्वेज की भाषा में उसे तरल ग्रीन कहा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, मानव स्वतंत्र जन्म लेता है और जीवन भर बंधा रहता है, यह किसने कहा था? बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। 121 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव स्वतंत्र जन्म लेता है और जीवन भर बंधा रहता है, किसने कहा था? वेरी गुड डिम्पल, राइट आंसर डी है, रूसो। रूसो के द्वारा स्टेटमेंट का दिया गया था कि मानव स्वतंत्र लेता है लेकिन जीवन भर वो डिफरेंट बंधनों से, कभी पारिवारिक, कभी सामाजिक, कभी राजनीतिक बंधनों से बंधा रहता है। तो रूसो के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। आप देखेंगे पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122, भारत में एक आम आदमी को राजनीतिक स्वतंत्रता दी जा सकती है? बताइए, 122 का आंसर बताओ। 122 का आंसर बताइए। भारत में एक आम नागरिक को राजनीतिक स्वतंत्रता दी जा सकती है क्या? किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ने पर, चुनाव का आयोजन के समय, सरकार के विश्लेषण पर, और राइट आंसर डी है, अपने कर्तव्य का पालन करना। आपको राजनीतिक अधिकार दिया है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, अर्थात देश और समाज के हित के लिए काम करें, अपनी स्वतंत्रता के लिए काम करें। तो ये राजनीतिक अधिकार है कि जो भी आपके कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का आप पालन कर सकते हैं। घूमने फिरने, अपने तरीके से जीवन जीने, बोलने, मतलब हर तरह की राजनीतिक स्वतंत्रता आपको एक कर्तव्य के रूप में दी गई है। तो 122 का राइट आंसर जो है वो है डी। क्लियर हुआ सबको? अरे सबको समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया जी? 122 समझ में आ गया सबको? चलिए 123 कानून आंसर दीजिए। कानून का शासन, वाक्यांश में कानून का उपयोग शब्द का उल्लेख करने के लिए क्या है भाई? ये 123। 123 का बताओ। बिल्कुल, राइट आंसर इज डी, वर्णित कानून। हमारे कानून, यहाँ पर जो कानून वर्ड मेंशन किया गया है उसका मतलब यही है कि संविधान में अक्षरशः जो वर्ड्स मेंशन किए गए हैं, जो जिस जिस अनुच्छेद में जिन कानूनों का वर्णन किया गया है, उन कानूनों के प्रावधान के तरीके से शासन चलेगा। मतलब देखिए, संविधान हमारे देश में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की सर्वोच्चता है, अर्थात न संविधान से कोई ऊपर है न कोई नीचे है। इवन राष्ट्रपति से लेके एक और आम आदमी तक, इन सभी के राइट्स के रिगार्डिंग प्रावधान मेंशन किए गए संविधान में। राष्ट्रपति भी संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही काम करेगा, न ऊपर न नीचे, मतलब ना थोड़ा हटके ना अलग, बिल्कुल। तो यहाँ संविधान में वर्णित जो कानून है उसी कानून के तहत सभी लोग काम करेंगे, उससे बाहर नहीं या उससे अलग नहीं। वेरी गुड, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124,
दास कैपिटल बुक जो है ये किसने लिखा है? 124 का आंसर बताइए। दास कैपिटल बुक के राइटर कौन है? और इसी बुक में कहा था उसने, विश्व के मजदूरों एक हो, नारा दिया था उस बंदे ने, विश्व के मजदूरों एक हो। अच्छा, रूसो ने, हर चीज में रूसो ही डिंपल? नहीं, सबके सबके सारा थिंकर है रूसो ही है। इकबाल का आंसर सही है। ये गलत टाइप किया है, ये कार्ल मार्क्स नहीं है, ये है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स है ये। तो राइट आंसर जो है वो है ये बी, दास कैपिटल जो है ये बुक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी। और इसी में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो। ठीक है, विश्व के मजदूरों एक हो का नारा दिया था। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई बहुत बड़ी पुस्तक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 124 का राइट आंसर जो है वो है बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 125, एक एकात्मक सरकार में राज्यों को अपनी शक्ति से चलाता है। कौन चलाता है जी? राज्यों को अपनी शक्ति से एकात्मक सरकार में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबके आंसर सही हैं। एकात्मक का मतलब, एक तो एकात्मक हुआ और एक होता है संघात्मक। ठीक है, एकात्मक में आप देखेंगे ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट और ये हो गई स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट स्टेट तो होती है लेकिन सारे पावर्स जो होते हैं वो यहाँ रिजर्व होते हैं इसके पास। ठीक है, यहाँ पर भी सेंटर और स्टेट स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। ठीक है, लेकिन तब है कि इसका पावर अलग है और इनके पावर्स अलग हैं। ये अपने सेपरेट पावर्स के तहत भी शासन करते हैं। और ये तो यहाँ पर पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। एकात्मक में सारी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जैसे अमेरिका इसका एग्जांपल है कि वहां राज्य तो हैं लेकिन सारी शक्तियां केंद्र के पास है। वो जो कानून बनाता है, जो चाहता है वही मानना पड़ता है राज्यों को। लेकिन जो संघात्मक देश है वहां भी राज्य होते हैं, इन दोनों के बीच समन्वय होता है और दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों अपनी पृथक शक्तियों के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये संघात्मक की विशेषता और ये एकात्मक की बात। तो राइट आंसर इज ए, एक केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? आ गई बात समझ में सबको? क्लियर हुआ जी? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन 126, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत सबसे पहले किस द्वारा निरूपित किया गया था? बताइए। 126 का आंसर, इसका राइट आंसर है डी। ये तुम लोग को शायद नहीं पता होगा, ह्यूगो गेरेटियस ने बताया था प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, जिसमें कहा था कि मनुष्य पैदा होने के साथ ही कुछ अधिकारों को लेकर पैदा होता है, जिसमें उसके घूमने फिरने, सोने, अपने तरीके से जीवन जीने का उसको अधिकार है। तो राइट आंसर इज ह्यूगो गेरोटियस, इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127, व्यक्तिवाद के रूप में भी जाना जाता है
किसे जाना जाता है जी व्यक्तिवाद के रूप में? व्यक्तिवाद के रूप में किसे जाना जाता है? व्यक्तिवाद के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर इज डी, अबद्ध संबंध। ठीक है, मतलब अपने, इसका राइट आंसर समाजवाद नहीं होता है, व्यक्तिवाद। अरे अबद्ध संबंध का मतलब ये है कि व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी तृष्णाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, किसी समाज के दूसरे लोगों से उसका कोई संबंध नहीं होता है, मतलब अपने निजी हित को प्रोत्साहन देता है। और निजी हित को, व्यक्तिवाद का मतलब तो यही है ना जी, कि भाई मैं समाज में रहता हूं लेकिन मैं अपने हित को प्रायोरिटी देता हूं, कि मैं जो चाहूंगा, मैं जो चाहता हूं वो मैं पाऊं, जो मैं करना चाहता हूं, जो चीज मैं मुझे मिलना चाहिए वो मेरे पास हो, मतलब हर चीज में वो अपनी इच्छा और अपने व्यक्तिगत हित को प्रोत्साहन देता है, तो उसको हम बोलते हैं अबद्ध नीति। तो इसका राइट आंसर जो है 127 का वो है डी। ठीक है, समाजवाद नहीं होगा। व्यक्तिवाद में समाजवाद कैसे होगा? समाजवाद तो तभी होता है जब आप व्यक्तिवाद से बाहर निकलते हैं, मतलब आप अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर समाज के सभी वर्गों को समान रूप से देखते हैं और सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देते हैं और सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसको हम समाजवाद कहेंगे। जहां व्यक्तिवाद की बात आएगी वहां इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल प्रॉफिट, मोर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अदर पीपल्स, दूसरे लोगों का अधिक शोषण होगा, निजी निजी प्रबंधन होता है, निजी हित होता है, निजी लाभ होता है, संसाधनों पर निजी नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 128, संसदीय सरकार को क्या कहते हैं? 128 का रिप्लाई करो, 128 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 128, संसदीय सरकार को क्या कहते हैं जी? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? 128 का राइट आंसर बी है, कैबिनेट कार्यकारी। ठीक है, कैबिनेट एग्जीक्यूटिव कैसे जी? तो आप देखेंगे कि ये जो पार्लियामेंट है इसके दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इसके बंदे डायरेक्ट चुन के आते हैं। ठीक है, और यही चुने हुए लोग आप देखेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, और यही गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट बनाती है, मतलब मंत्रिमंडल का निर्माण करती है। तो ये जो कैबिनेट कार्यकारी है, संसदीय, इसी संसद के माध्यम से सरकार बनी, जो चुने हुए लोग थे। तो जो चुने हुए लोग थे वो तो कैबिनेट कार्यकारी ही तो होते हैं। समझ में आई बात? ये जो कॉन्सेप्ट बताया है समझ में आया कि नहीं जी? अरे हाँ ना बोलो। क्या हुआ, नेट स्लो चल रहा है क्या तुम लोग का? एवरीथिंग ओके? सही है ना सब? नेट स्लो चल रहा है या स्लो? ठीक है, इकबाल, नवीन, रजनीश, सही है सब? ये जो बताया अभी समझ में आया सर? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 हो गया। 129 का आंसर बताएं। 129 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 129 अभी पूछा, अभी बात की थी अपन ने इस पर, 129 पर अभी बात करी थी हमने। अब इसका आंसर बताइए।
129 का राइट आंसर बी। ठीक है। अब ये क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो यहां एक सरप्राइज क्वेश्चन बनता है। अब मुझे ये बताओ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत लगाता है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। आर्टिकल 360। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ फाइनेंशियल इमरजेंसी की अवधि क्या होती है। कितने टाइम पीरियड तक लगाया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, बताइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने टाइम तक के लिए लगाया जा सकता है। डिंपल रॉन्ग आंसर। तुम जो बता रही हो ये राष्ट्रपति शासन का है और राष्ट्रीय आपात का है। एक बार लागू हुआ, बिल्कुल नवीन। अब आए हो लाइन में तुम। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के लिए 6 होता है कि राष्ट्रपति शासन में एक बार लग गया तो 6 महीने तक, लेकिन 6 महीने के पहले कभी भी हटाया जा सकता है। इसका है 2 मंथ्स। एक बार लग गया तो 2 महीने तक के लिए लागू होता है, लेकिन 2 महीने से पहले कभी भी राष्ट्रपति से कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर इसे हटा सकता है। तो राइट आंसर 2 महीना होता है। ये ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। 2 मंथ्स होता है वित्तीय आपात के रिगार्डिंग। इसकी अवधि 2 महीने की होती है, लेकिन अगर चाहे संसद तो सिफारिश करके इसको आगे भी बढ़ा सकती है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकता के अनुसार। मन लग रहा है कि अभी इमरजेंसी कंट्रोल नहीं होगा तो आगे बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार लगाने के बाद 2 महीने तक ये चल सकता है। क्लियर हुआ। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में संशोधन के कुल कितने तरीके हैं, बताइए। भारतीय संविधान में संशोधन के कुल कितने तरीके हैं जी, बताओ, आंसर बताइए। भारतीय संविधान में संशोधन के कुल कितने तरीके हैं। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर रजनी सी है। 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन कौन से हैं। पहला तो एक सामान्य संशोधन है। बहुत दिक्कत कर रहा है यार आज ये। पहला है सामान्य संशोधन, दूसरा है विशेष बहुमत से, और तीसरा है विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों से अनुमति लेना। ठीक है। 3 तरीके से संशोधन हो सकता है। एक तो सामान्य बहुमत से, ठीक है, नॉर्मल अगर कोई संशोधन करने हैं तो। दूसरा होता है विशेष बहुमत से, कुल सदस्यों का 2/3। और तीसरा होता है कि विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों से अनुमति प्राप्त करना। जैसे जीएसटी था, एक महत्वपूर्ण चेंज था जिसका असर राज्यों पर भी पड़ता है, तो दोनों सदनों से पास कराने के बाद आधे से अधिक राज्यों की अनुमति भी आवश्यक थी इस संशोधन पर पास कराने के लिए। ठीक है, तो ये 3 तरह से आप देखेंगे संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, अरे क्लियर हुआ, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, बोलो। क्या हुआ, सब सो गए क्या। बताया ना अभी। एक सामान्य एक सामान्य संशोधन, और दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस राज्यों से अप्रूवल।
नवीन, एक सामान्य बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं भाई, हाँ या ना बोलो। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 131। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? एकदम आराम से सोच के बताना इसका आंसर। कई सारे सरप्राइज क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं राष्ट्रपति पर तुम लोगों से। बता दिया आंसर? नवीन, पहले तुम ए बता रहे हो, फिर बी बता रहे हो। क्या कहानी है तुम्हारी? एक बार क्लियर सोच के क्यों नहीं बताते? गलत और फिर सही क्यों जवाब देते हो? ये कंफ्यूज ऐसे नहीं करना है। पहले वही सोचो आराम से, पूरी तरह से चारों ऑप्शन देखे। कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पर, हड़बड़ी गड़बड़ी में काम नहीं करना है। आराम से देखो, सुनो, सोचो, और फिर उसके बाद एक ही आंसर दो। दोबारा देके दोबारा चेंज नहीं करना है। इससे क्या होगा ना, दिमाग में वो चीजें, मतलब जो मिस्टेक्स है वो फिर आपको ऑप्शन देती रहेगी। इसलिए एक बार सोच के बताओ, और जब वो आंसर गलत हो जाएगा तब तुम्हारे दिमाग पर हिट करेगा कि अरे यार, मेरे दिमाग में तो ये आंसर आ रहा था, यही सही था, मैं गलत हो रहा था। समझ में आ रही बात? बी एंड डी में कंफ्यूजन है सर, बी और डी में कंफ्यूजन है। ठीक है, आइए मैं इसको समझा देता हूं। आप थोड़ा समझिएगा, आप लोग मेरी तरफ इधर प्यार से देखिए और इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिए। ये सारा कॉन्सेप्ट ही मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, इसको बोलते, ये जो हमारे संविधान में जो वर्ड मेंशन किया गया है ना, वो निर्वाचक मंडल ही है बॉस, इलेक्ट्रल बोर्ड। निर्वाचक मंडल वर्ड मेंशन किया गया, निर्वाचक गण नहीं है। ये तो कंफ्यूज करने के लिए ही आपको दिया है। निर्वाचक मंडल वर्ड है, स्पेसिफाई है ये निर्वाचक मंडल। अब देखिए इधर, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का सबसे पहले, राष्ट्रपति के रिगार्डिंग अगर आप देखें तो राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन में अंतर तो समझते हो ना तुम लोग। इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन जो है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक है, इसको हम निर्वाचक मंडल बोलते हैं, इलेक्ट्रल बोर्ड। अब ये जो निर्वाचक मंडल है, ये निर्वाचक मंडल क्यों इलेक्शन करता है? क्योंकि राष्ट्रपति को कोई एक आदमी नहीं वोट करता है, मतलब राष्ट्रपति को कई सारे अलग अलग लोग वोट करने वाले हैं। इसलिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया जिसमें सभी वो अलग अलग लोग शामिल होंगे और फिर उनके द्वारा वोट किया जाएगा। तो इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ये ध्यान रहे, नॉट नॉमिनेटेड, सिर्फ इलेक्टेड। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेशन के, मतलब एमएलए जो है इलेक्टेड राज्यों के, वो। और फिर नए एक संशोधन के तहत दिल्ली एंड पुदुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग भी। ये चार लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब ये तो हो गए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की एक पद्धति है, उसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय। ठीक है, एकल संक्रमणीय एक पद्धति, और दूसरा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये दूसरा वर्ड है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में यूज होता है। एकल हस्तांतरणीय अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सिंगल ट्रांसफरेबल, और समानुपातिक का मतलब है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शनेट। इसका मतलब क्या हुआ?
तो आप देखेंगे कि अगर आप राष्ट्र प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखें, तो अगर हम लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को जोड़ दे तो ये मुश्किल से 600-700 के करीब में होंगे। और अगर हम एमएलए को देखें सभी राज्यों के, तो यही हो जाएंगे 2-3 हजार इलेक्टेड एमएलए। तो फिर तो भाई साहब यहाँ पर आंकड़ों का जो ये जो आंकड़े पेश कर रहे हैं इसमें संतुलन कहाँ है, समान अनुपात कहाँ है? फिर तो एमएलए की डोमिनेंसी है, ये जिसको चाहे उसको चुन दे। तो इनके वोटों के मूल्य को बराबर करने के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात की गई है, जिसमें इनके दोनों के वोटों के वैल्यू को बराबर किया जाता है। अच्छा नवीन, ओ मेरे लाल, अनुमोदक और प्रस्तावक प्रस्तावक क्या है? ओहो, टेस्ट ले रहे हो नवीन? आग लगा दोगे साफ एकदम। टेस्ट ले रहे हो कि सही में नहीं पता है तुमको? बोलो मेरे लाल, बताऊं कि छोड़ूं? नवीन, बताऊं कि छोड़ूं? बोलो, इस सवाल का जवाब किसको किसको पता नहीं है जी? बताएं। कल किताब में से देख के बताऊं तो? कल नवीन किताब में से देख के बताऊं तो कोई दिक्कत? बोलो नवीन। चलो देखो, नवीन ने सवाल पूछा है तो उसका आंसर देख लीजिए। आंसर क्या है? प्रेसिडेंट के लिए आप देखेंगे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और यह भी ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं। अब ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है, इसको थोड़ा समझिएगा। भाई भाई राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है वो पूरे देश में एक होता है। ठीक है, तो सभी लोग तो उसको जानते नहीं, जो भी उम्मीदवार बन रहे हैं। तो इसमें ये प्रोविजन रखा गया कि पहले क्या था कि कोई भी मुंह उठा के खड़ा हो जाता था शुरू में। तो कहा गया कि ऐसे तो फिर कौन किसको वोट करेगा। तो इसको फिल्टर करने के लिए प्रोविजन रखा गया कि लोकसभा या राज्यसभा में से, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, तो जनता इनको जानती है और ये इनको जानेंगे। तो कहा गया कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो उनके नाम का प्रस्ताव रखे कि भाई हम इनके नाम का प्रस्ताव रखते हैं, ये प्रेसिडेंट के उम्मीदवार होंगे। और सेपरेट 50 आदमी चाहिए जो उनके नाम पर अपना अप्रूवल दे कि हाँ हम एग्री हैं इनके नाम के इस प्रस्ताव के साथ कि इस बंदे को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में आगे किया जाए। समझ में आ रही बात? तो प्रपोजल और अप्रूवल होता है। तो 50 लोग उसके नाम का उनके नाम का प्रस्ताव रखते हैं और सेपरेट 50 लोग, अलग 50 लोग उनके नाम पर अपना अनुमोदन देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये सही आदमी है, यही राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में सही है। तो कुल मिला के 100 आदमी चाहिए जो उनके नाम का प्रस्ताव रखे और उस पर अपना अनुमोदन दे। सही बात? समझ में आई बात नवीन? डिम्पल, क्या मैंने जो बात समझाई वो क्लियर हो गया? नवीन, सवाल तुमने पूछा था, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंच गई और पूरी तरह से जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा, 50-50 की तो नीड है, ये दोनों ही सेपरेट चाहिए, एक 50 नहीं चाहिए। एक 50 में ये नहीं कि 50 जिन्होंने किया वही अनुमोदन कर रहे हैं, दोनों सेपरेट अलग अलग चाहिए, मतलब 100 आदमी कम से कम। ठीक है नवीन, यार तुमने आग लगा दिया ये वर्ड लिख के कि दिल से रूह में उतर गई हैं, साहब वो गाने वाला हाल कर दिया तुमने। हम्म। चलिए, तो 20-20 तो चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए और 50-50 राष्ट्रपति के लिए। चलिए, साहब दिल जीत लिए तुम लोगों ने एक सवाल पूछ के। चलिए बढ़े आगे, यहां समझ में आ गए सबको? कोई दिक्कत हुआ इसमें? अच्छा, मुझे राष्ट्रपति की योग्यता बताएगा क्या कोई? मान लो मेरा मन कर रहा है राष्ट्रपति बनने का,
तो मेरी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई बताएगा? थोड़ा मैं जानूं कि राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। ठीक है डिम्पल, एक हो गया सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा बताओ, कोई और बताए भाई। मिनिमम एज 35 इयर्स, वेरी गुड डिम्पल, बहुत अच्छा। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? वेरी गुड नवीन, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम तो एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, बिल्कुल। एलिजिबल टू इलेक्टेड, निर्वाचित होने योग्य हो, लोकसभा में निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, बिल्कुल। और नो लिमिट फॉर मैक्सिमम, ठीक है नवीन, वेरी गुड। और बताओ, और बस ये तीन ही होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और मिनिमम एज 35 इयर्स, और एलिजिबल टू इलेक्टेड इन मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा में निर्वाचित होने योग्य हो, बस ये तीन ही एलिजिबिलिटी चाहिए। हाँ या ना में आंसर दो। नो लिमिट, हाउस ऑफ, हम्म, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होने से नहीं बात है नवीन, वो तो रिजाइन कर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाउस ऑफ, ये नॉट ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट हो, हाउस ऑफ द प्रॉफिट नहीं, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, किसी लाभ के पद पर ना हो। और अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये कह रहा है किसी लाभ के पद पर ना हो, तो क्या अगर कोई उम्मीदवार लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर है, तो क्या लाभ का पद माना जाएगा? अगर मान लो वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, तो लाभ का पद माना जाएगा जी? बिल्कुल नहीं। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य है तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग पदों पर आप नहीं रह सकते, तो इसलिए पहले उसको रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे प्रणब मुखर्जी, पहले वो सांसद थे, लेकिन जब राष्ट्रपति के रूप में उनका नाम नॉमिनेट किया गया, मतलब प्रपोजल रखा गया, तो उन्होंने अपने सांसद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए, ये वेंकैया नायडू को भी, वो भी सांसद थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अगर आप दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य हैं, तो उसको रिजाइन करने के बाद ही आप इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, तो 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, भारत का नागरिक हो, मिनिमम एज 35 इयर्स हो, अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। तीसरा, लोकसभा में निर्वाचित होने योग्य हो। चौथा, किसी लाभ के पद पर न हो। और पांचवा, पागल और दिवालिया न हो। ठीक है, ये है राष्ट्रपति निर्वाचित। उसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, ठेंगा छाप हो चलेगा, एड़ा हो चलेगा, सब कुछ चलेगा, बट ये 4 चीजें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ जी? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? इसके साथ साथ रिवीजन भी अपना हो गया प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग। प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो बताओ। प्रेसिडेंट से संबंधित एक सवाल का जवाब दो मुझे, पानी पी के पूछता हूं। प्रेसिडेंट का एक राइट होता है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, जिसको हम बोलते हैं कंसल्टेंसी राइट्स। ये क्या है, कोई बताएगा? परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री अधिकार प्रेसिडेंट का एक राइट है। ये राइट किस तरह का है और किस आर्टिकल में मेंशन है, कोई मुझे बताएगा? बिल्कुल डिंपल, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। आर्टिकल बताओ, आर्टिकल बताओ। नहीं, गलत डिंपल, गलत। 71 नहीं है आर्टिकल, ये आर्टिकल है, याद रखना। ये हमेशा तुमको याद रहेगा आर्टिकल 143। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे इस आर्टिकल को।
143 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट पर, किससे, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। लेकिन इसमें दो बातें और कही गई हैं, क्या कि उसको बाध्य नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने के लिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट का जज कोई सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब दोनों के लिए ही बाध्यता नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, इट्स डिपेंड ऑन दोनों। मतलब सीजेआई देने के लिए बाध्य नहीं है, और ये इधर बाध्य नहीं है कि अगर वो कोई सलाह देते हैं तो लेने के लिए। क्लियर? समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 132 का आंसर दीजिए। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? ये तो हो गया ना, 131 हो गया। 132 का आंसर दो। किसी राज्य की विधान परिषद किसके द्वारा स्थापित या समाप्त की जा सकती है? कल परसों मैंने तुम लोग को इसके रिगार्डिंग बताया था। कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं पहले ही पूछ लेता हूं, या उनके एक्सप्लेनेशन के दौरान उनको समझा देता हूं, तो दोबारा वो क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको और ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और दिमाग से जो वहम है वो खत्म हो जाएगा। आंसर दीजिए, 132 का आंसर दो। बिल्कुल, मतलब बढ़िया, तुम लोग जो मैं बताता हूँ उस पर पूरा फोकस करते हो और ध्यान में रखते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे, काफी अच्छा। और ऐसे ही मेहनत अगर करते रहे तुम लोग, तो इस बार दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी तुम लोग को इस एग्जाम को क्रैक करने से। इस वर्ष आप जेईएन को फाड़ दोगे तुम लोग। ठीक है? तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसका राइट आंसर आपने सबने सही दिया है। क्या? संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अर्थात अगर किसी भी राज्य की कोई अगर विधानसभा है, उसको लगता है कि विधान परिषद की आवश्यकता है, तो वो एक नए सदन के गठन के लिए प्रस्ताव पारित कर संसद को भेज के अपने लिए एक नया विधान परिषद का गठन करवा सकती है। अब मान लीजिए ऑलरेडी विधान परिषद अस्तित्व में है, और अगर उस राज्य को लगता है कि उसको जो उसकी जरूरत नहीं है एक और सदन की, तो यहां से प्रस्ताव पारित कर संसद को भेज के और वहां से विधानसभा का समापन भी, मतलब समाप्ति भी करवा सकती है। ठीक है? तो ये दोनों ही अधिकार आप देखेंगे दिए गए हैं विधानसभा को हटाने और उसका गठन कराने से संबंधित, मतलब संसद के माध्यम से ये करा सकती है। क्लियर? बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 133, क्वेश्चन नंबर 133। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए सर। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 133 का आंसर दीजिए आप लोग। 133 का आंसर दो, 2 मिनट में मैं आया।